नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास, इसके तहत अभी हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है जिसमें ब्रिटिश शासन का भू राजस्व व्यवस्था को हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग जिन पॉइंट को महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे उनमें शामिल है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, कृषि का वाणिज्यीकरण और धन निकासी का सिद्धांत। हम लोग इसमें समझेंगे कि ब्रिटिश जो शासन था किस तरह धीरे धीरे उपनिवेशवाद के 3 चरणों में अपने यहाँ देश में अपना साम्राज्य स्थापित करती है, और फिर कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे वो करती है, और अंत में धन निकासी के सिद्धांत पे क्या भारतीय इतिहासकारों ने क्या कमेंट किया है, या फिर किस तरह भारत से धन का निकासी ब्रिटेन के लिए हुआ है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, और फिर एमसीक्यू का जो एक्सप्लेनेशन होगा दोस्तों उसको ध्यान से सुनिएगा। सारे डाउट्स वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, जिससे कि अगर इस पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए दोस्तों, आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। उपनिवेशवाद से तात्पर्य है अपनी सीमाओं के अंदर राष्ट्रीयता के विस्तार से, अपनी सीमाओं के बाहर राष्ट्रीयता के विस्तार से, किसी दूसरे देश के कर्ज पर राष्ट्र को चलाना, उपरोक्त सभी। तो आप उपनिवेशवाद का जो तात्पर्य है इन चारों ऑप्शन में से आप आसानी से बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपनी सीमाओं के बाहर राष्ट्रीयता के विस्तार से। उपनिवेशवाद का तात्पर्य अपनी सीमाओं के बाहर राष्ट्रीयता के विस्तार से है, जिसका स्वरूप आर्थिक होता है। वास्तव में यह साम्राज्यवाद का ही एक नवीन रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों का सर्वप्रथम किसने निरूपित किया? किस तरह एक एक करके ब्रिटिश शासन ने भारत में को अपना उपनिवेशवाद बनाया, तो इसके चरणों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है आपके सामने, कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने, पर्सिवल स्पीयर ने, जेम्स ग्रांट ने। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों का सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने ही निरूपित किया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। इंडिया टुडे किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? यह एक बुक का नाम है इंडिया टुडे। यह किसने इसको लिखा है? ऑप्शन है आपके सामने, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त, रजनी पाम दत्त, के एम पनिक्कर। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, रजनी पाम दत्त, और इसका हिंदी हो जाएगा आज का भारत। ठीक है, तो ये रजनी पाम दत्त द्वारा लिखी पुस्तक है, और इसमें अच्छी तरह समझाया गया है कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरह अपना उपनिवेशवाद बनाया, और इसके विभिन्न चरणों, इन्होंने 3 चरण बताए हैं कि 3 चरणों में अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाया एक एक करके। और आगे हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इसे अच्छी तरह समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रमुख चरण। प्लासी, जो कि आपको पता है 1757 में युद्ध हुआ था, और बक्सर 1764 ईस्वी में। इन दोनों युद्धों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष और आत्मनिर्भर की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय सरप्लस में रहती थी, लेकिन इसके बाद अब वो औपनिवेशिक हो गई, लेकिन यानी भारतीय अर्थव्यवस्था अब ब्रिटिश शासन के अंडर में आ गई, जिसका विस्तृत विश्लेषण रजनी पाम दत्त ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति इंडिया टुडे में लिखा है। इस पुस्तक में रजनी पाम दत्त ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मुख्यतः 3 खंडों में विभक्त किया है, और 3 खंड कौन कौन से हैं? प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण को उन्होंने वाणिज्यिक पूंजीवाद का नाम दिया है। प्रथम चरण को वाणिज्यिक पूंजीवाद, और यह 1757 से लेकर 1813 तक के काल को उन्होंने वाणिज्यिक पूंजीवाद का नाम दिया है। दूसरे चरण को औद्योगिक पूंजीवाद का नाम दिया है, और इसका काल बताए हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक। और तीसरे काल को इन्होंने वित्तीय पूंजीवाद का नाम दिया है, और इसका काल है 1858 से लेकर 1947 तक। इन तीनों कालखंडों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। और स्टार्ट होता है 1757 यानी प्लासी के युद्ध से, और 1813 के एक्ट से। और फिर दूसरा चरण होता है 1813 से 1858 तक, जब क्राउन के अंदर शासन आ जाता है। और फिर तृतीय चरण 1858 से 1947 तक। ठीक है, आगे हम लोग इसके प्रत्येक पॉइंट को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। रजनी पाम दत्त ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मुख्यतः कितने खंडों में विभक्त किया है? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 3 खंडों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण अर्थात वाणिज्यिक पूंजीवाद का काल है। तो हम लोग ने देखा चार्ट में कि प्रथम चरण 1757 से 1813, दूसरा चरण 1813 से 1858 और तीसरा चरण 1858 से 1947। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1757 से 1813, जिसे उन्होंने वाणिज्यिक पूंजीवाद का नाम दिया है। यहाँ पे आप चरण देख सकते हैं फिर से एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है, रजनी पामदत्त की पुस्तक में वाणिज्यिक पूंजीवाद को किस तरह व्याख्या किया गया है उसको हम लोग समझते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद अवस्था का प्रारंभ कंपनी द्वारा प्लासी की जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के साथ व्यापार तथा लूट के एक विशेष युग के साथ आरंभ हुआ। आपने देखा था कि बंगाल, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है किस तरह 1757 के बाद बंगाल में एक लूट की श्रृंखला चालू हुई। तो वहीं से आरंभ होता है वाणिज्यिक पूंजीवाद और 1813 ईस्वी तक यह चला, जिसे वाणिज्यिक पूंजीवाद की संज्ञा इन्होंने अपनी पुस्तक में दी है। इस प्रकार की अवस्था के 3 उद्देश्य से, अब वाणिज्यिक पूंजीवाद का क्या उद्देश्य था, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला है व्यापार पर एकाधिकार करके संभावित प्रतिबंधों को समाप्त करना। जैसे ही व्यापार पर एकाधिकार करेंगे तो हम अपने अनुसार सारे प्रतिबंध जो हमारे अनुकूल नहीं होंगे उनको हटा देंगे। दूसरा था कंपनी द्वारा वस्तुओं को कम से कम मूल्य पर खरीदकर अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था लाभ कमाना। तो और वो भारत के लिए लाभ नहीं, वो अपने देश के लिए लाभ कमा रहे थे। तो भारत में जिस तरह से उनको लाभ हो सके, यहाँ के सामान को कम दाम में खरीदना और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचना, तभी तो लाभ हो सकती है। और उक्त दोनों यानी ऊपर की जो दोनों पॉइंट है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। और ये कब संभव होगा? जब तक जिस क्षेत्र के व्यापार पर आप अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं तो आपको पहले शासन की बागडोर संभालनी पड़ेगी, राजनीतिक हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये दोनों काम कर सकते हैं। और बक्सर प्लासी युद्ध से यह साबित हो गया कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कंपनी के शासन का ही चलेगी। ठीक है, तो इन दोनों उद्देश्यों को उन्होंने अच्छी तरह इस पुस्तक में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पूंजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है, आपको चुनना है। पहला कथन है व्यापार पर एकाधिकार करके संभावित प्रतिबंधों को समाप्त करना, तो ये सही है। कंपनी द्वारा वस्तुओं को कम से कम मूल्य पर खरीदकर अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना, ये भी सही है। उक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, तो ये तीनों सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक पूंजीवाद। अब वाणिज्यिक पूंजीवाद का काल क्या था? 1757 से 1813। वाणिज्यिक पूंजीवाद उपनिवेशिक अवस्था को किस ब्रिटिश इतिहासकार ने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो काल था उसमें एक ब्रिटिश इतिहासकार ने इस काल को खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी है। किसने? कार्ल मार्क्स ने, पी.ई. रॉबर्ट्स ने, पर्सिवर स्पियरेंस ने, वेवरिज ने। दोस्तों ऐसे ही स्टेटमेंट जो अभी बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है उसमें पूछा गया था सीडीपीओ के परीक्षा में। तो हम इस तरह पढ़ाएंगे कि कोई भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पर्सिवल स्पियरेंस, यह एक ब्रिटिश इतिहासकार है, प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। दोस्तों व्याख्या आप आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर संभव हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये एक नोट्स है, केवल प्रश्न का व्याख्या नहीं है, आपको नोट्स की तरह काम देगा। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवर स्पियरेंस ने टिप्पणी की, अब बंगाल में खुला तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हो गया है। जबकि 1765 से 1772 ये द्वैत शासन का काल है। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772, आपने सब कुछ पढ़ा है इस चैनल पे। इसी के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पनिकर ने डाकू राज कहा है। तो खुली और बेशर्म लूट किसने कहा है? तो पर्सिवल स्पियर ने। और डाकू राज 1765 से 1772 जो द्वैत शासन का काल था, इसको भारतीय इतिहासकार के.एम. पनिकर ने डाकू राज कहकर संज्ञा दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, किस भारतीय इतिहास ने 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य बंगाल के कालखंड को डाकू राज की उपमा दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, के.एम. पनिकर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण अर्थात औद्योगिक पूंजीवाद का काल था। तो दूसरा चरण, पहला चरण 1757 से 1813 और दूसरा चरण 1813 से 1858 ईस्वी तक। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, औद्योगिक पूंजीवाद का काल 1813 से 1858 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम लोग इस द्वितीय चरण के बारे में देखते हैं, क्या है इसकी मुख्य बातें। वाणिज्यिक पूंजीवाद,
सॉरी, ये औद्योगिक पूंजीवाद होगा 1813 से 1858। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में आपको दिया गया था। ये पहला हो गया वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, तो गलती से वहाँ पे टाइप हो गया है। तो भारत में यहाँ वाणिज्यिक नहीं औद्योगिक पूंजीवाद होगा। ठीक है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस दूसरे चरण में योजनाबद्ध तरीके से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग, खासकर वस्त्र उद्योग का विनाश किया गया। उस समय भारत का वस्त्र दुनिया में उसका नाम था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या भारत के वस्त्र को किस तरह से उसे मतलब पीछे धकेला गया है। भारतीय हस्तशिल्प के माल को पहले विदेशी और फिर भारतीय बाजार से बाहर कर दिया गया। भारत आने वाले सूती कपड़ों पर आयात शुल्क मात्र 3 से 5% लगाया गया। हर कंट्री आयात शुल्क ज़्यादा लगाती है, ठीक है, और निर्यात शुल्क कम लगती है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने लाभ कमाने के लिए भारत आने वाले सूती वस्त्र जो थे उस पर आयात शुल्क को एकदम कम करके 3 से 5% कर दिया। और जबकि भारत से बाहर जाने वाले कपड़ों पर इन्होंने निर्यात शुल्क 10% लगाया। 1813 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत के व्यापार से कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। वही वो काल था। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के किस चरण में भारत को ब्रिटिश माल के आयात पर मुक्त बाजार तथा भारत से इंग्लैंड को कच्चे माल के निर्यात का साधन बना दिया गया? वाणिज्यिक पूंजीवाद का काल में, औद्योगिक पूंजीवाद के काल में, वित्तीय पूंजीवाद के काल में, इनमें से कोई नहीं। तो यह काल है औद्योगिक पूंजीवाद का काल, 1813 से 1858 का काल। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण के दौरान भारत आने वाले सूती कपड़ों पर आयात शुल्क कितना लगाया गया? तो 10%, 15%, 3 से 5%, 5 से 10%। तो अभी हम लोगों ने देखा 3 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण के दौरान भारत से बाहर जाने वाले कपड़ों पर निर्यात शुल्क कितना लगाया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा कि आयात शुल्क जो है 3 से 5% और निर्यात शुल्क 10%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 तक भारत पे कंपनी का एक अधिकार था, यानी भारत से केवल व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। लेकिन 1813 में एक्ट के द्वारा यह लाया गया कि चीन और चाय के व्यापार के अलावा सारे इसके एकाधिकार छीन लिए गए, और वो चीन और चाय का व्यापार भी 1833 के एक्ट द्वारा हटा दिया गया। तो जो एक एकाधिकार था वो पहली बार छीना गया 1813 ईस्वी में। कुछ 2 वस्तुओं को छोड़कर चीन के साथ व्यापार करेगी कंपनी और चाय का व्यापार करेगी कंपनी, बाकी सारे व्यापार ब्रिटिशों के लिए खोल दिए गए। तो किस वर्ष भारत से व्यापार की कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813, 1833, 1764, 1858। तो 1813। और पूर्ण रूप से कब छीन लिया गया? तो 1833। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण अर्थात वित्तीय पूंजीवाद का काल था। तो यह काल हो जाएगा 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब हम देखते हैं वित्तीय पूंजीवाद यानी तृतीय चरण के बारे में, जो यहाँ पे फिर से पॉइंट, ये 1858 से 1947 तक का जो काल है। ठीक है, इसे वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी है रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में। 1858 से 1947 के मध्य भारत में वित्तीय पूंजीवाद का चरण रहा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात, 1857 का विद्रोह आपको सभी को पता होगा, ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश किया और इसके कई कारण थे। वहाँ के पूंजीपति भारत में निवेश करने लगे। कारण क्या थे? तो हम लोग देखते हैं। प्रथम कारण, जो महत्वपूर्ण कारण था, वो था ब्रिटेन में औद्योगिक विकास एवं अपनी वैश्विक बाजारों के शोषण के फलस्वरूप एकत्र अपार पूंजी। वहाँ इतने पैसे, वहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ था और उनको एक बाजार चाहिए था, और इसके लिए वहाँ के पूंजीपतियों के पास अपार पैसे हो गए थे, लेकिन वो इन्वेस्ट कहाँ करें? तो इसलिए इन्होंने तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद के काल में उन्होंने अपने इस पैसे को भारत में इन्वेस्ट किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण था, मार्क्स और एंजल्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंग्रेजी अनुवाद के प्रभाव से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्तियों से पूंजीपतियों का आशंकित होना। वहाँ के जो इन लोगों ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उसके बाद वहाँ के जो मजदूर थे वे अपने हकों और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। जो कि वहाँ पे शोषण होता था मजदूरों का, तो वहाँ के मजदूर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, जिसके कारण जो वहाँ के जो पूंजीपति थे वो दूसरा बाजार ढूंढने लगे, और वही कारण था कि वो भारत की तरफ चले। भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करने के महत्व से उद्योगपतियों का परिचित होना
और भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता का लोभ आदि ने भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों के विशेष मार्ग को सुगम बनाया। तो ये सारे कारण हुए जो कि वहाँ ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में अपने पैसा लगाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात ब्रिटेन के पूंजीपतियों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश किया गया, जिसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन में औद्योगिक विकास एवं अपनी वैश्विक बाजारों के शोषण के फलस्वरूप एकत्र अपार पूंजी। तो ये सही है। कार्ल मार्क्स और एंजिल के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंग्रेजी अनुवाद के प्रभाव से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति से पूंजीपतियों का आशंकित होना, ये भी सही है। भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करने के महत्व से उद्योगपतियों का परिचित होना, ये भी सही है। भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता का लोभ, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, यह कथन किसका है? यह भारत के बारे में कहा गया। यह कथन किसने कहा है भारत के लिए? कार्ल मार्क्स, लॉर्ड विलियम बेटिक, पर्सिवर स्पीयर या वारेन हेस्टिंग? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का, क्योंकि ऐसे ही शुल्क लगाए गए, ऐसी नीतियां बनाई गई कि जो कि पूरे विश्व में भारत जो कपड़ों का व्यापार करता था, अब भारत में ही दुनिया के कपड़ों का आयात होने लगा है। और यह था ब्रिटिश की अनुद्योगिक नीति, जिसके कारण भारत के उद्योग को पूरी तरह चौपट करना उनका लक्ष्य था। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, लॉर्ड विलियम बेटिक, पर्सिवर स्पियरेंस, वारेन हेस्टिंग्स? तो यह कथन है लॉर्ड विलियम बेटिक की। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक का। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय वस्त्र उद्योग के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो ब्रिटिश काल के दौरान जो प्रमुख जो वस्तु थे वो कहाँ के, किस स्थान के लिए प्रमुख थे, कहाँ पे अच्छे क्वालिटी के मिलते थे, उसका एक सूची दिया गया है, वस्तु का नाम दिया गया और वहाँ स्थान दिया गया। मलमल ढाका में, गलीचे लाहौर में, साल कश्मीर में, बनारस में जड़ी कमल, ये उल्टा हो गया, बनारस इधर जड़ी कमल बनारस में। तो कौन सुमेलित है? तो ये सारे ही जो सूची दिया गया है वो सुमेलित है। मलमल जो ढाका जो है मलमल के लिए प्रसिद्ध था, लाहौर गलीचे के लिए, कश्मीर जो था साल के लिए और जड़ी के काम के लिए बनारस प्रसिद्ध था। ग्रामीण उद्योग और नगरीय दस्तकारियों का पतन, किस तरह भारतीय उद्योग का पतन ब्रिटिश शासन ने किया? अपनी तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म जानकारी और सृजनात्मक प्रतिभा के कारण भारतीय उद्योग पश्चात देशों की अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे। उद्योगों में भारतीय वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकसित था। ढाका में मलमल, लाहौर के गलीचे, कश्मीर के साल, बनारस के जड़ी का काम, अहमदाबाद के धोतिया एवं दुपट्टे, नागपुर का सिल्क उद्योग यहाँ पे प्रसिद्ध था। डेफो नामक एक प्रमुख लेखक ने अपने उपन्यास, डेफो के उपन्यास का क्या नाम है? रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा कि उसमें लिखा कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों और अलमारियों तक, यहाँ तक कि शयन कक्षों तक घुसा हुआ है। ये उस समय का काल है जब भारत पूरी दुनिया में कपड़ों का व्यापार करता था। तो उन्होंने शिकायत की थी अपने बुक में कि भारत के कपड़ों का क्वालिटी इतना अच्छा है, इतना डिमांड है कि अंग्रेजों के घरों, बिस्तरों, यहाँ तक कि शयन कक्षों तक भारत के कपड़े घुसे हुए हैं। भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों तक की शयन कक्षों तक में घुस गया है, यह कथन किसका है? तो डेफो ने यह अपनी पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन ने ऐसी नीति अपनाई जिससे ब्रिटिश तैयार माल की बड़ी खपत भारत में हो सके। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया गया है, आपको उत्तर चुनना है। 1820 ईस्वी के बाद ब्रिटिश बाजारों के दरवाजे भारतीय मालों के लिए बंद कर दिए गए। दूसरा कथन है 1835 ईस्वी में भारत में रुई से तैयार ब्रिटिश माल को पर केवल 2.5% आयात कर लगाना। तीसरा कथन है जबकि भारत की बनी रुई के माल पर 15% चुंगी कर लगाना। 1849 ईस्वी में समुद्री नियम में परिवर्तन करना, जिससे इंग्लैंड का कोई भी माल केवल इंग्लैंड के जहाज़ों से ही आ सकता था, अन्य से नहीं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये चारों ही कथन सही है। आप लोग देख लीजिएगा, ये चारों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददनी प्रथा किससे संबंधित थी? जुलाहों से, व्यापारियों से, जमींदारों से, कंपनी के कर्मचारियों से? तो ददनी जो प्रथा थी वह जुलाहों से संबंधित थी। अब हम लोग व्याख्या में देखते थे क्या है ये ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के द्वारा कंपनी के कर्मचारी जुलाहों के वर्ग को कुछ मुद्रा पेशगी देते थे और बदले में एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि वे एक निश्चित तिथि पर निश्चित मात्रा और निश्चित मूल्य पर वस्तु तैयार करके उन्हें दे देंगे। इस प्रथा ने जुलाहों का और भी शोषण किया, इसी को ददनी प्रथा कहते हैं। जैसे पहले आपको एक शर्तनामा लिखवा लिया गया कि हम इतना आपको पैसा देते हैं और इस साल आप हमको ये वाली फसल उगा के देंगे।
ठीक है, इतना उगा के देंगे, एक शर्तनामा होगा, फिर अब मजबूर हो जाते थे जुलाहे उस शर्त को पूरा करने के लिए, और जिसके कारण उनका अधिक से अधिक शोषण भी होता था और ये जबरन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघा और चरखों को तोड़ दिया। भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यह कथन किसका है? डेफो, बेवरिज, पी रॉबर्ट्स, कार्ल मार्क्स। तो यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। उपरोक्त कथन कार्ल मार्क्स का है। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। अंग्रेजों की उद्योग और व्यापार के एक तरफा नीति के बदौलत ही इस काल को भारत की अनुद्योगी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया गया है। फलस्वरूप भारत जहां मुख्य निर्यातक राष्ट्र था, अब वह आयातक राष्ट्र बन गया। जो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, अब वह असंतुलित हो गया। 1700 ईस्वी में भारत का जो वर्नियर ने किया था, मध्यकालीन इतिहास का ये जो लेखक है वर्नियर, उसने जो किया था 1700 ईस्वी में कि बंगाल में धन के आने के 100 दरवाजे हैं पर बाहर जाने के लिए एक भी दरवाजा नहीं है, वह 1860 ईस्वी तक आते आते असत्य प्रतीत होने लगा। बंगाल इतना सुखी और संपन्न था बंगाल धन के मामले में कि उन्होंने वर्नियर ने यह कहा था कि बंगाल में पैसे आने के तो सैकड़ों दरवाजे हैं लेकिन बाहर जाने का एक भी दरवाजा नहीं है। यह पूरी तरह अंग्रेजों ने इसे बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के धन के आने के 100 दरवाजे हैं पर बाहर जाने के लिए एक भी दरवाजा नहीं है। यह कथन किसका है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि बर्नियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश काल के किस कालखंड को अनुद्योगीकरण का कालखंड के रूप में जाना जाता है? तो भारत में यह पूछा रहा है 1750 से 800 ईस्वी के काल को, 800 से 850 ईस्वी के काल को, 850 से 1900 ईस्वी के काल को, 1900 से 1950 ईस्वी के काल को। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 800 से 800 नहीं, हम 1800 होगा, 1800 से 1850 ईस्वी के काल को भारत में ब्रिटिश काल का अनुद्योगिक काल कहा जाता है। इस दौरान भारत में केवल पूरी दुनिया में औद्योगिकीकरण हो रहा था जबकि भारत के उद्योग का विनाश हो रहा था। कृषि का वाणिज्यीकरण, अब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का प्रभाव देश के कृषि अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन पर अत्यधिक पड़ा। भू राजस्व में परिवर्तन, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति किस तरह से एक तरफा थी, भारतीय किसानों का शोषण कर रही थी। अस्थाई बंदोबस्ती के तहत किस तरह से जमींदारों ने कृषि का शोषण किया। उसके बाद अब बारी थी कृषि उत्पाद की परिवर्तन। पहले तो किसानों को चूसा, अब भारत का जो उत्पाद था खाद्यान्नों से रिलेटेड, अब उसको नकदी बनाया गया। 19वीं शताब्दी के पूर्व भारतीय कृषक आजीविका के लिए कृषि करता था। परंतु 1813 ईस्वी में इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति को तीव्रता देने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। वहाँ पे औद्योगिकरण को और बढ़ाया जाने लगा, तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। ब्रिटेन में जितना भी कच्चा माल था वो कम पड़ जा रहा था, इसके लिए उन्होंने भारत को चुना। भारत का जो परंपरागत कृषि था उसमें छेड़छाड़ किया गया और ऐसे उपज को बढ़ावा दिया गया जो कि ब्रिटेन के उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करे, और इसी के तहत भारत के कृषि का जो ये वाणिज्यीकरण किया गया, कृषि का विनाश किया गया, जिसके माध्यम से भारतीय कृषि बनी। इसका माध्यम कौन बनी? भारतीय कृषि बनी। कृषकों को जबरन ऐसी फसलें उत्पादित करने के लिए बाध्य किया जाने लगा जिनको बाजार में आसानी से बेचा जा सके। इन्हें ही नकदी फसल या कैश क्रॉप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों की श्रेणी में आते हैं? कपास, नील, अफीम, चाय एवं कॉफ़ी या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है नकदी फसलों की श्रेणी में आते हैं। व्याख्या देखते हैं। नकदी फसलों में विदेशी पूंजी का निवेश आरंभ हो गया। ये नकदी फसलें प्रमुख रूप से कपास, रेशम, नील, अफीम, चाय एवं कॉफ़ी थी। चाय और कॉफ़ी के बागान पूर्ण रूप से विदेशी पूंजी के नियंत्रण में था। वहाँ के पूंजीपतियों ने यहाँ के सारे चाय बागान को अपने हाथों में ले लिया था। किसी भारतीय का इसके उत्पादन में कोई हाथ नहीं होता था। निम्नलिखित नकदी फसलों में से कौन पूर्ण रूप से विदेशी पूंजी के नियंत्रण में था? तो अभी हम लोगों ने देखा चाय और कॉफ़ी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिल गई? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिल गई। इस अधिनियम ने चाय और चीन के व्यापार से कंपनी का एक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। हमने बताया था कि 1813 के एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, और 1833 में वो भी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत में भूमि खरीदने की भी अनुमति ब्रिटिश पूंजीपतियों को मिल गई। भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में असम में लगाया गया और इस चाय बागान को 1838 ईस्वी में लंदन में बेचा गया। ठीक है, और इसी के लिए उन्होंने कच्चे माल यहाँ पे तैयार किए थे, के लिए
उन्होंने अपना पूंजी इन्वेस्ट किया था। असम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई थी और ये सब ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथ में था। किस वर्ष कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1833 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चाय बागान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? भारत में पहला चाय बागान की स्थापना 1835 सही है। भारत में पहला चाय बागान की स्थापना हुई थी कहाँ पे? तो असम में, ये भी सही है। असम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी सही है। शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया था? 1920 ईस्वी में कृषि क्षेत्र के लिए, 1928 ईस्वी में कृषि क्षेत्र के लिए, 1928 ईस्वी में कमौंटिया प्रथा को रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 1928 ईस्वी में कृषि क्षेत्र के लिए शाही आयोग का गठन किया गया था। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषकों व मजदूरों का शोषण बढ़ गया। नील की खेती, हम लोगों ने देखा कि नील की खेती किस तरह 1917 तक आते आते एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, चंपारण सत्याग्रह के रूप में। नील की खेती और उसके द्वारा किसानों का शोषण की कहानी दीनबंधु मित्र की नील दर्पण में प्रमुखता से दिखाया गया है। 1928 ईस्वी में कृषि पर शाही आयोग बनाया गया, जिसमें इस दास्ता को अपनी रिपोर्ट में दर्शाया गया। बिहार और उड़ीसा में तो कम्युनिटी नामक एक प्रथा प्रचलित थी। कमियाँ जो एक समूह होती थी, वो कमियाँ लोग, उन्हीं से रिलेटेड ये कम्युनिटी नाम की प्रथा ही चली थी। तो कमियाँ लोग अपने मालिक के बंधुआ नौकर थे। कम्युनिटी प्रथा में क्या होता था? तो कमियाँ लोग एक जाति समूह था, वे लोग अपने मालिक के बंधुआ नौकर होते थे और वे जबरन उनसे काम लिया जाता था, बंधुआ मजदूरी। तमिलनाडु में इस प्रथा को पनियाल और गुजरात में ऐसी ही प्रथा को हाली समूह के कृषि जो दास होते थे। बिहार और उड़ीसा में उसे कमियां समूह थी और तमिलनाडु में पनियाल और गुजरात में हाली, ये सभी कृषि मजदूर दास होते थे। 1920 ईस्वी में कम्युनिटी को रोकने के लिए कानून बनाया गया, परंतु व्यवहार में यह प्रथा बहुत बाद तक चलती रही। देखा भी गया कि बंधुआ मजदूरी किस तरह से उस समय प्रचलन में था। कम्युनिटी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? बिहार में, उड़ीसा में, ए और बी दोनों में। तो कम्युनिटी प्रथा बिहार और उड़ीसा दोनों में ही प्रचलित थी। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर या कृषि दास कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो पनियाल कहलाते थे। ठीक है। इसी तरह पनियाल तथा हाली कौन थे? जमींदारों का एक वर्ग, कंपनी के कर्मचारी, बंधुआ खेत मजदूर, व्यापारी वर्ग। तो पनियाल और हाली बंधुआ खेत मजदूर थे। हाली गुजरात में और पनियाल तमिलनाडु के। कम्युनिटी प्रथा को रोकने हेतु किस वर्ष कानून बनाया गया? तो 1920 ईस्वी में कम्युनिटी प्रथा, जो कि बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी, कृषि मजदूर की ये प्रथा थी, तो इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि स्थिरता का काल कौन सा था? भारत में कृषि स्थिरता का काल कब के काल को माना जाता है? 1890 से 1947 ईस्वी के काल को, 1858 से 1947 ईस्वी के काल को, 1813 से 1858 ईस्वी के काल को, 1900 से 1930 ईस्वी के काल को। तो 1890 से 1947 ईस्वी के काल को डेनियल थार्नर ने, एक अंग्रेज लेखक है, एक इतिहासकार है, इन्होंने इस काल को भारत में कृषि स्थिरता का काल बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, मैथिली शरण गुप्त ने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पुस्तक में जो उस समय धन निकासी का जो सिद्धांत था, उसको अपनी पुस्तक में दर्शाया है। निम्नलिखित में से किस मद के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई? ऋण और सूद के रूप में, घरेलू व्यय के रूप में, सेना पर व्यय के रूप में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मदों से भारत का जो धन है वह भारत से निकला और कहाँ गया? ब्रिटेन में गया। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं धन निकासी के सिद्धांत और दादा भाई नौरोजी के अपने विचार। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में धन निष्कासन के सिद्धांत को उजागर किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1867 ईस्वी में। 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने अपना एक लेख प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था भारत पर इंग्लैंड का ऋण, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। और इसी को पढ़ते हुए इन्होंने धन निष्कासन की चर्चा की थी। जबकि सर सैयद अहमद खान जो थे, उन्होंने नौरोजी के धन निष्कासन से संबंधित सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने नकार दिया। क्वेश्चन पूछता भी है, दादा भाई नौरोजी ने इसे जो भारत का जो धन का निष्कासन हुआ अंग्रेजों की तरफ, इसको अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है और कहा है कि भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन
भारत से ऋण के रूप में आ जाता है, भारत में वही ऋण के रूप में आ जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, ऋण के लिए और अधिक ब्याज एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र सा बन जाता है। एक ऋण का कुचक्र, भारत का ही पैसा भारत में ही ऋण के रूप में आता है, भारत से ब्याज लेकर फिर इंग्लैंड को चला जाता है, तो ये एक कुचक्र है जो कि चलता रहता है और इस तरह भारत से धन का निष्कासन ब्रिटेन के लिए होता है। लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 1892 ईस्वी में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की थी। तो क्वेश्चन भी पूछता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी की कुछ पुस्तकें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं और ये पुस्तक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1867 में इनकी पुस्तक है। एक और पुस्तक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये 1870 की पुस्तक है। और एक और पुस्तक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, 1867। पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो आप लोग को अब आसानी से याद हो गया होगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन संबंधी सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते थे, तो सही उत्तर है दोस्तों सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निष्कासन को किसने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है, दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने, एमजी रानाडे ने, सर सैयद अहमद खान ने, तो अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है दादा भाई नौरोजी ने। हम लोगों ने व्याख्या में इसकी चर्चा भी की थी। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब और किस अधिवेशन में स्वीकार किया था, तो हम लोगों ने देखा कि 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 1892 ईस्वी में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रों ने धन निकासी का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस समाचार पत्रों ने इसमें भाग लिया, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, ए और बी दोनों यानी अमृत बाजार पत्रिका और मराठा दोनों, या केसरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका और मराठा, इन दोनों ने। हम लोग देखते हैं व्याख्या में, धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका और तिलक की मराठा ने महती भूमिका का निर्वहन किया। 15 अगस्त 1881 ईस्वी को अपने अंक में अमृत बाजार पत्रिका ने अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी शोचनीय दशा में पहुंच गया है। ये भारत के बारे में रोगी की संज्ञा दी है। धन निष्कासन के बारे में ये अमृत बाजार पत्रिका में यह लेख छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी शोचनीय दशा में पहुंच गया है। धन निष्कासन के संबंध में उपयुक्त लोग किस समाचार पत्र का है, ऑप्शन है आपके सामने केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, द हिंदू, तो सही उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त धन निष्कासन सिद्धांत को और किसने प्रतिपादित किया था, रमेश चंद्र दत्त ने, महागोविंद रानाडे ने, ए और बी दोनों ने यानी रमेश चंद्र दत्त और गोविंद रानाडे ने, या डी सर सैयद अहमद खान ने, तो सर सैयद अहमद खान ने तो नौरोजी के सिद्धांत को ही नकार दिया था, इसलिए बच जाते हैं दो, रमेश चंद्र दत्त और महागोविंद रानाडे, इन दोनों ने भी धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में और समझते हैं। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त उक्त सिद्धांत के निरूपण में डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त तथा महागोविंद रानाडे, एमजी रानाडे का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं एक एक पॉइंट को। 1872 ईस्वी में न्यायमूर्ति महागोविंद रानाडे ने पुणे में भारतीय व्यापार और उद्योग पर एक व्याख्यान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पूंजी और संसाधनों के बहिर्गमन की आलोचना की और साथ ही कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 भाग किसी न किसी रूप में भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। और इसी पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोस्तों इस पुस्तक को आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा, 1901 में छपी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत पर बल दिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। दत्त जी की यह पुस्तक आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। भारत के आर्थिक इतिहास की यह पहली ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें उन्होंने धन के निष्कासन के दुष्परिणामों को नादिर सा
जैसे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा लूट मार से भी अधिक घातक बताया। वो तो डायरेक्ट लूटा गया था, लेकिन धीरे धीरे शोषण करके लूटा जा रहा था, चूसा जा रहा था, तो उससे तुलना की और उससे भी ज़्यादा खतरनाक ब्रिटिश की धन निकासी सिद्धांत को बताया। 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो हम लोग देख सकते हैं रमेश चंद्र दत्त, महागोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत पर कड़ा प्रहार किया। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष महादेव गोविंद रानाडे ने पुणे में भारतीय व्यापार और उद्योग पर एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने भारत से पूंजी और संसाधनों के बहिर्गमन की आलोचना की? 1867 ईस्वी में, 1872 ईस्वी, 1877 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 1872 ईस्वी में। हम लोगों ने व्याख्या में अभी इसकी चर्चा की। पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो नो डाउट रमेश चंद्र दत्त। भारत में आर्थिक इतिहास पर लिखी प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की 1901 में रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत में के आर्थिक इतिहास की पर लिखी गई पहली पुस्तक माना जाता है। तो ऑप्शन डी होगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक में धन के निष्कासन के दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूट मार से भी अधिक घातक बताया है? तो इसको अपने पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में रमेश चंद्र दत्त ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए निम्नलिखित में से किसने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? दादा भाई नौरोजी ने, जी सुब्रमण्य अय्यर ने, रमेश चंद्र दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो हमने देखा था व्याख्या में गोपाल कृष्ण गोखले ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जिसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। यह कथन किसका है? जॉन सुलिवान का, काफ़ी फेमस कथन है ये। डॉक्टर VKRB राव का, कार्ल मार्क्स का, एडम स्मिथ का? यह कथन है जॉन सुलिवान का। ठीक है, याद रखिएगा। किस आयोग ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? किस आयोग ने? शाही आयोग ने, वेल्वी आयोग ने, हंटर आयोग ने? इनमें से कोई नहीं। तो वेल्वी आयोग, जो कि अंग्रेजों ने अपने लिए बैठाया था, इसमें वहाँ उनको क्वेश्चन किया गया था दादा भाई नौरोजी से। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? BG तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। इन्होंने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी बताया है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? रमेश चंद्र दत्त के सिद्धांत को, डॉक्टर VKRB राव के सिद्धांत को, सर सैयद अहमद खान के सिद्धांत को, दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत को? तो डॉक्टर VKRB राव के सिद्धांत को काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है उस समय राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के मामले में। भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था? तो उस समय 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति वर्ष लगाया था। आप इसी से तुलना कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों आज की जो प्रश्न सीरीज थी इतना ही थी। 56 प्रश्नों का श्रृंखला था और हमें उम्मीद होगा कि इन टॉपिक से जो भी हम लोगों ने पढ़ा, MCQ या फिर व्याख्या, इसको आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।